नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनकोडर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि एनकोडर क्या होता है और इसको कैसे यूज करना होता है कि सिंगल फेज सिंगल इनपुट, सिंगल फेज टू इनपुट, टू फेज टू इनपुट। उसमें जब भी हम एनकोडर की यूज करना होता है तो एनकोडर की जो काउंटिंग होती है हम काउंटर में काउंटिंग कराते हैं। हाई स्पीड 32 बिट का काउंटर यूज करते हैं जो 235 से स्टार्ट होता है। तो ये एनकोडर को किस इनपुट पे कनेक्ट किया है उसके हिसाब से काउंटर का नंबर हमारा एड्रेसिंग चेंज होते रहता है कि आपने x0 पे यूज किया कि x1 पे, x2 पे, x3 पे, उसके हिसाब से काउंटर का एड्रेसिंग चेंज होते रहता है। तो इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था कि काउंटर कौन सा यूज करना है, किसके लिए कौन सा काउंटर असाइन होता है। अब मेन चीज हमारा ये होता है कि एनकोडर को हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करें, क्योंकि एनकोडर को यूज करते समय हमको इसको स्केलिंग करना पड़ता है, स्केल करना पड़ता है कि ये कितना पल्स जनरेट किया, मोटर का जो हमारे सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट है वो कितना mm ट्रेवल किया, कितनी डिग्री ट्रेवल किया, इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे कि इंडक्शन मोटर में, सर्वो मोटर में बताया था कि पल्स और पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह हमको एनकोडर में भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। क्योंकि हम देखिए एनकोडर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज कर लेते हैं, सिंगल फेज में भी यूज कर सकते हैं, बट हम इंडस्ट्री में 3 फेज यूज करते हैं तो 3 फेज में एनकोडर का यूज कर लेते हैं। एनकोडर को यूज कर लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो एक हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर ये है, सपोज ये इसका शाफ्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारा। तो इस इंडक्शन मोटर को हम VFD के थ्रू चलाते हैं और VFD के थ्रू इसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, बट पोजीशन नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए एनकोडर लगा देते हैं। तो एनकोडर इस मोटर के शाफ्ट पे लगा दो या फिर अगर आगे गियरबॉक्स लगा दिए, शाफ्ट पे जगह नहीं मिलता है तो हम हर एक मोटर के पीछे एक पंखा लगा रहा था कूलिंग के लिए। तो उस पंखे के जो शाफ्ट होता है ना, इसके शाफ्ट पे हम कई बार एनकोडर को कनेक्ट कर देते हैं और सो डैट कि मींस ये शाफ्ट जितनी बार रोटेट हो एनकोडर को अपने साथ में रोटेट करे, सो डैट कितना पल्स जनरेट हो रहा है उसको हमको पता चल पाए और उससे हम इसकी पोजीशन को असाइन कर पाए। या फिर हम आगे भी कनेक्ट कर देते हैं, ये आपकी मैकेनिकल टीम असाइन करती है कि कहाँ पे कनेक्ट करना है एनकोडर को, क्योंकि जब वो मशीन डिजाइन करते हैं तो एक्चुअली उनको पता होता है कि एनकोडर को कहाँ पे यूज करना है। ये मेरा एनकोडर हो गया। बट हमारा काम क्या होता है कि एनकोडर का पीएलसी में पल्स लेना और इसका कैलकुलेशन करना कि ये मोटर जो चल रहा है किस स्पीड से चल रहा है पहला चीज, और कितनी पोजीशन ये कितना mm या कितना डिग्री रोटेट कर गया, इसका हमको कैलकुलेशन करना होता है। तो एक्चुअली हम इस एनकोडर को पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे आज इसके बारे में डीपली हम स्टडी करेंगे। और इसका जो भी कैलकुलेशन है, जैसे मैंने सर्वो में बताया था सेम टू सेम यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए जो एनकोडर हम यूज करते हैं, एनकोडर को यूज करने से पहले ये मोटर का जो रेटिंग है इसका पता होना जरूरी है। तो मोटर का नेम प्लेट पे कुछ पॉइंट दिया रहता है, वो जिसको हमको मीन्स पता होना बहुत जरूरी है। सपोज ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है कि इसकी आरपीएम दिया होगा कि इस मोटर कितने आरपीएम पे रोटेट होता है। तो आरपीएम सपोज ये मैंने मान लिया कि ये 1500 आरपीएम की मोटर है, ये जो मैंने मोटर लगा रखा है जिस पे एनकोडर लगाना है ये 1500 आरपीएम की मोटर है। हालांकि इसकी 1500 आरपीएम की मोटर होती है, बट ये 1440 तक ये रोटेट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन होने के कारण ये आइडियली 1500 नहीं रोटेट करता है, 1440 1450 रोटेट करता है, जो कि साफ साफ नेम प्लेट पर मेंशन किया रहता है। तो अगर 1440 लिखा तो आप 1440 लिख देंगे, और 1500 लिखा है मीन्स आइडियली 1500 ही रोटेट करेगा। मीन्स आरपीएम मीन्स क्या होता है, रोटेटिंग पर मिनट, 1 मिनट में 1500 चक्कर रोटेट करेगा। तो आप वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, अगर 1440 लिखा तो 1440 आप लिख सकते हैं। तो पहला चीज क्या कि आपको आरपीएम फाइंड आउट करना है। सेकेंड चीज ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ये किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज दिया रहता है। नंबर ऑफ द पोल्स दिया रहता है, किस ग्रेड का ये मोटर ये भी दिया रहता है। तो मुझे इतना डेटा नहीं चाहिए होता है, मुझे इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए और इसकी मीन्स आरपीएम चाहिए। अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता है तो नंबर ऑफ द पोल्स दिया रहता है। तो हम n = 120f/p से इस फार्मूले को यूज करके हम अगर पोल दिया है तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है और आरपीएम इसका पता है तो हम पोल को कैलकुलेट करने की नीड नहीं होती है। तो सपोज मैंने ये मान लिया कि जो ये इंडक्शन मोटर है इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ गई हमारी 50 हर्ट्ज। ये इस पे लिखा रहता है, इसके जब भी नया मोटर इंडक्शन मोटर आप लोगे ना तो उसके नेम प्लेट पे ये डेटा मेंशन किया रहता है। तो इसकी हमकी 2 चीज की डेटा मिल गया, एक आरपीएम एक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में मैं बताता हूं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे
एक और पॉइंट आपको कैलकुलेट करना होता है। जो भी मोटर होता है, मोटर का जो शाफ्ट होता है ना, इसका आपको सरकमफ्रेंस निकालना होता है। सरकमफ्रेंस, किसी भी सिलेंडर चीज का सरकमफ्रेंस निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई इंटू डी। पाई का वैल्यू मीन्स 22/7 होता है और डी मीन्स डायामीटर होता है। तो किसी भी सर्कुलर मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मार्कर है, सर्कुलर है, तो इसका अगर सरकमफ्रेंस निकालना है तो इसका डायामीटर का पता होना चाहिए। तो डायामीटर कैसे, वर्नियर कैलिपर से इसको ले जाके इसको मेजर कर लेते हैं कि ये कितना mm इसका डायामीटर, तो डायामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, एक रियल लाइफ में एग्जांपल आप समझ लो कि एक साइकिल होता है, साइकिल का जो रिंग होता है ये है, साइकिल का रिंग का डायामीटर ना निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से और यहाँ तक का मेजर करेंगे, यही तो मेरा डायामीटर होता है। तो वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है हमारे पास, क्या करें, यहाँ से काट दें और काटने के बाद दोनों को इधर तान दें तो, और इंची टेप से मेजर कर ले। तो ये तो मतलब शाफ्ट है मोटर का, ये तो काट नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए मुझे सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा पाई डी। अब मान के चलते हैं, अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस इसका जो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142 और मल्टीप्लाई बाई डायामीटर। डायामीटर हम सरकमफ्रेंस से निकाल लेते हैं, यहाँ से मीन्स वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लेते हैं कि इसका डायामीटर क्या है जो सर्कुलर है। सपोज ये मैंने मान लिया, अब ये आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लेंगे या फिर जो मोटर है ना, मोटर के नेम प्लेट पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपका मैकेनिकल टीम मेजर करके आपको बता देगा कि इसका डायामीटर क्या है। तो डायामीटर में मान लिया सपोज 40 mm का डायामीटर है, मैं मान लिया कि 40 mm इसका डायामीटर है, तो मैं यहाँ पे 40 मल्टी लिख देता हूँ। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई इंटू डी, डी मीन्स डायमीटर। अब 3.14 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगा 125.68 mm। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। सरकमफ्रेंस ये बताता है कि अगर एक बार इंडक्शन मोटर रोटेट हुआ ना तो इतना mm ट्रेवल कर जाएगा, मीन्स 125.68 mm ट्रेवल कर जाएगा। मीन्स ये जो इंडक्शन मोटर आपने खरीदा है, अगर आप इसको एक बार रोटेट करेंगे ना तो 125.68 mm ट्रेवल कर जाएगा। मैं विदाउट गियर बॉक्स का बता रहा हूँ, गियर बॉक्स नहीं है। हमने क्या किया, इंडक्शन जो एनकोडर है इसके मोटर के शाफ्ट पे ही कनेक्ट कर दिया। अब ठीक है, तो मुझे एक चीज़ और पता कैलकुलेट कर पाया, सरकमफ्रेंस मुझे पता चल गया कि 125.68 mm निकल गया। मीन्स ये बता दिया सरकमफ्रेंस कि इतना एक चक्कर लगाने में इतना mm ट्रेवल कर जाएगा। मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट का कैलकुलेशन मैं समझाता हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए, जैसे ही एनकोडर इसके शाफ्ट पे कनेक्ट है, अब हम क्या किए कि इंडक्शन मोटर को एक बार रोटेट किए। अब इसका शाफ्ट होता है मोटा और एनकोडर का शाफ्ट होता है पतला। अब क्या होगा, एनकोडर का शाफ्ट पतला है और इंडक्शन मोटर का शाफ्ट मोटा है, तो ये अगर ना एक बार घूमेगा तो ये जो हमारा एनकोडर है ये कई बार 3, 4 बार 5 बार हो सकता है कि घूम गया हो। तो इसका जो अगर आपने x0 पे कनेक्ट कर रखा है तो आप मतलब इसके जो काउंटर है हमारा C235, तो C235 में हम ये देखते हैं कि कितना पल्स जनरेट किया। मीन्स ये जो इंडक्शन मोटर है एक बार रोटेट किया तो ये कितना पल्स एनकोडर ने जनरेट किया, उसके स्पेशल काउंटर रजिस्टर काउंटर में देख लेते हैं। अगर x0 पर कनेक्ट किया है एनकोडर का वायर पल्स वाला तो 235 में हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि अगर एक बार इंडक्शन मोटर को रोटेट किया तो 125.68 ये कैलकुलेट किया हमने सरकमफ्रेंस से, और एक बार इंडक्शन मोटर रोटेट हुआ तो एनकोडर ने 1200 पल्स जनरेट किया। मीन्स एक रेगुलेशन में इसने 1200 पल्स जनरेट किया। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेशन समझते हैं कि कैसे नेक्स्ट पॉइंट का कैलकुलेशन करना है। मैं इसको मिटाता हूं सो डेट मैं आगे की कैलकुलेशन समझा पाऊं। तो मैंने ये मान लिया कि एनकोडर जो पल्स जनरेट कर रहा है 1200 पल्स पर रेगुलेशन। मीन्स ये एक रेगुलेशन अगर मोटर एक बार रोटेट होता तो इतना mm ट्रेवल करता और एनकोडर मेरा इतना पल्स जनरेट करता। इसके आगे कैलकुलेशन बहुत ईजी है। अब देखो कि 125.6 mm ट्रेवल करने में कितना पल्स जनरेट हो रहा है, मेरा 1200 पल्स जनरेट हो रहा है। तो 1 mm ट्रेवल करने में कितना, सबसे देखिए सबसे बड़ा कैलकुलेशन यही होता है कि 1 mm पे कितना पल्स लगा वो आपको कैलकुलेट करना, मेन चीज़ यही होता है। तो अब देखिए 1 mm में कितना पल्स कैलकुलेट हुआ, तो 1 mm इक्वल टू क्या होगा, 125.68 को डिवाइड कर देते हैं तो 1200 पल्स डिवाइड बाई 125.68
ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो 1 mm इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 mm इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर देता हूँ 1200 डिवाइड बाई 125.68 में डिवाइड करके वैल्यू बताता हूँ 9.548। ये मेरा पल्स बन जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है। ये वैल्यू ये बताती है कि देखिए 1 mm ट्रेवल करने के लिए हम जानते हैं कि मेरा एक बार इंडक्शन मोटर रोटेट होगा तो 125.68 mm ट्रेवल करेगा। तो अब देखिए यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर 1 mm ट्रेवल कराना है तो मुझे 9.548 पल्स की रिक्वायर्ड पड़ेगी। अगर हम मेरा एनकोडर इतना पल्स जनरेट करता है तो मैं ये बता दूंगा कि 1 mm ट्रेवल करता है। अगर मैं कहूँ कि अब 10 mm मुझे ट्रेवल कराना है तो अब क्या करेंगे, 10 mm ट्रेवल कराना है तो 1 mm इक्वल टू इतना पल्स, तो 10 mm बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 mm और इधर भी 10 का मल्टीप्लाई बाई 9.548 पल्स। अगर 10 से मल्टीप्लाई करके तो एक दशमलव जो है एक अंक और उधर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ये 95.48 पल्स। इसी तरह से आप यूज करके अब देखिए मुझे पता चल गया कि 10 mm ट्रेवल कराना है तो 95.48 पल्स की नीड पड़ेगी। हालांकि देखिए मैंने आइडियली 1500 लिया, अगर 1440 आरपीएम लिखा है मीन्स फ्रिक्शन के बाद जो एक्यूरेट उसका रोटेशन का कितना रोटेशन लेता है वही वैल्यू आप यहाँ पे लेंगे, क्योंकि उसी से हमको कैलकुलेशन करना है। तो अभी मुझे पता चल गया मेन चीज क्या है कि 1 mm ट्रेवल करने में इतना पल्स हमको नीड पड़ा। तो ये मेरा 1 mm, अब अगर 100 mm 200 300 mm बोलता है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे 100 mm बोलेगा तो 100 का मल्टीप्लाई करके आप उतना नंबर ऑफ द पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था लीनियर का। हम जानते हैं कि अगर क्या होता है कि अगर हमारा इंडक्शन मोटर एक बार रोटेट होता है तो वो 360 डिग्री रोटेट होगा, या तो 360 बोल दो, या फिर एक बार रोटेट होगा तो लीनियर में कितना 125.6 mm ट्रेवल करेगा। ये डिग्री में आ जाएगा, मीन्स एक रोटेशन में 360 डिग्री ट्रेवल करेगा। डिग्री में अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर लीनियर कैलकुलेट करना चाहते हो कि कन्वेयर से कनेक्ट है ऐसे चलाना है तो 125.68 mm आपकी वैल्यू आएगी। उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे दोस्तों कि जो एक कन्वेयर आपका चल रहा है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक आपका शाफ्ट कनेक्ट है और यहाँ पे शाफ्ट कनेक्ट है और ये कन्वेयर ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे चल रहा है, रोटेट हो रहा है और यहाँ पे ये आपका मोटर का शाफ्ट कनेक्ट है, ये रोटेट करते जा रहा है और ये कन्वेयर मेरी घूमती जा रही है। तो ये जो कन्वेयर चल रहा है इसकी स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूजर ये चाहता है कि मैं किस फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, तो इस जो ये आपका कन्वेयर चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये कन्वेयर आपका चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि इसका mm पर सेकंड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी मैंने इस वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया कि कैसे सरकमफ्रेंस निकालेंगे एनकोडर का जो शाफ्ट से कनेक्ट है। अगर गियर बॉक्स के बाद कनेक्ट है तब जाके मतलब गियर बॉक्स के बाद ये कितना रोटेशन लेता है, ये मेरा एनकोडर वो कितना पल्स जनरेट किया C235 में, अगर X0 पर कनेक्ट है, अगर X1 पर कनेक्ट है तो C236 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको पता होगा। वहां से पता करने के बाद ये सारे डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका ट्रेवल mm पर सेकंड की स्पीड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों।